Hello students, today we'll discuss about question answers of chapter number 15 class 9th. 9th क्लास में चैप्टर 15 के NCERT एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आप इसको नोटबुक में भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका NCERT एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Explain any one method of crop production which ensures high yield। अब देखिए, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो आंसर भी आपको आ गया, ये समझ लीजिए। मतलब अपने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गेन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप से ऑब्टेन करने के लिए क्या कोई एक ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज हो। तो देखिए, आप वैसे तो कोई भी एक मेथड बता सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। एक मेथड हम बात कर लेते हैं प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। इसमें कोई भी एक मेथड को बोला है तो प्लांट ब्रीडिंग एक मेथड है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगी कि किस तरीके से आपको इसके आंसर को क्या लिखना चाहिए, ठीक है। बाकी रिटन लैंग्वेज आपकी खुद की होगी। देखिए, प्लांट ब्रीडिंग जो होता है वो एक मेथड है जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन में यूज़ लेते हैं ताकि हाई यील्ड ऑब्टेन हो। प्लांट जो होते हैं वो अलग अलग एरिया से पिकअप किए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट एरिया से प्लांट लिए जाते हैं और उनके अपने अपने ट्रेट्स होते हैं, उनके डिज़ायर्ड ट्रेट्स, यानी कि किसी प्लेस पर जो प्लांट होते हैं उनके अंदर कोई एक अच्छा ट्रेट होता है, कोई दूसरा प्लांट होता है दूसरे एरिया में कुछ उसमें अलग क्वालिटी होती है। तो वहाँ से वो ट्रेट्स लिए जाते हैं और फिर उनको हाइब्रिड, उन दोनों टाइप के प्लांट्स को मिलाकर एक नया प्लांट बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, या फिर उसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी के प्लांट्स को मिक्स करके एक नई क्वालिटी का प्लांट बनाना क्या कहलाता है, प्लांट ब्रीडिंग कहलाता है। और इससे हमें डिफरेंट टाइप के मतलब कैरेक्टर्स मिल जाते हैं प्लांट में। जैसे हाई यील्ड है, वो अर्ली मैच्योर हो जाते हैं, अर्ली मैच्योरेशन, उनको इरिगेशन के लिए वाटर की भी कम ज़रूरत पड़ती है, बेटर क्वालिटी के सीड्स मिल जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स की कम ज़रूरत पड़ती है, और अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस उस प्लांट के अगेंस्ट भी होंगी तो भी वो अपने आप को ग्रो कर लेगा। तो कोई भी एक मेथड आपको बताना है। आप इसके अलावा हाई यील्ड के लिए यूजिंग HYV प्लांट्स भी बोल सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो होते हैं वो यूज़ में लें, ठीक है। और कोई भी एक मेथड बोला ना, तो क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर हम कोई और मेथड क्या यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड यूज़ कर सकते हैं, HYV सीड्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन फील्ड्स। वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन सीड्स, ठीक है, कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन इस बार के सिलेबस से डिलीट हो गया है क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर वाला टॉपिक इसमें से हट गया। तो ये वाला क्वेश्चन है वो हमें एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं करना, बट नॉर्मली आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैन्योर और फर्टिलाइज़र होते हैं वो फील्ड में सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है उसको इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ में लिया जाता है, यानी कि न्यूट्रिएंट जो उसको रिक्वायर्ड होते हैं उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए मैन्योर फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक मैटर होता है और जो ये फर्टिलाइजर्स हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं मोस्टली, और इनसे इनकी जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, इसका सॉइल का स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, वो चेंज हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है।
फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो प्लांट्स की ग्रोथ को क्विकली ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं, हेल्दी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं। और इनमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जो होता है NPK जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है। तो अगर अपने को मैक्सिमम क्वांटिटी, मैक्सिमम यील्ड चाहिए प्लांट से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए हमें, तो इसके लिए मैन्योर फर्टिलाइज़र का एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हमें सॉइल में मिक्स करना होता है। ठीक है, तो आपको नोटबुक में ये नहीं करना, बट पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस of intercropping and crop rotation. Advantages of intercropping and crop rotation. इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन में क्या फ़ायदा है आपको? तो देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन क्या होता है। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को एक डेफिनेट पैटर्न में किसी फील्ड में ग्रो करना, यानी एक साथ 2 या फिर मोर देन 2 क्रॉप्स होती हैं, उनको एक पर्टिकुलर मैनर में, एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको ग्रो किया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग की 4-5 लाइन है वो किसी एक प्लांट की हैं, और बाकी की 2 लाइन्स हैं वो किसी दूसरे प्लांट की ग्रो कर दी, फिर 4-5 लाइन ये पहले वाले प्लांट की ग्रो कर दी, और फिर से दूसरे वाले प्लांट की कुछ लाइन्स ग्रो कर दी। तो इससे क्या होता है कि अगर एक में डिजीज़ फैल गई, इस साइड वाली रो में अगर डिजीज़ फैल गई, तो वो नेक्स्ट वाली रो के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हुई, क्योंकि बीच में दूसरी टाइप के सीड्स हैं, दूसरी टाइप के प्लांट्स हैं जिनको ये माइक्रोब इन्फेक्ट नहीं करते। तो एक तो डिजीज़ से वो बच जाते हैं, दूसरा अगर एक क्रॉप अगर ख़राब भी हो गई तो कम से कम दूसरी क्रॉप से फ़ायदा मिल जाएगा। या फिर जो एक पर्टिकुलर प्लांट होता है स्टूडेंट्स, वो पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इस रो में भी सेम टाइप के प्लांट होते तो एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट का बैलेंस बनाने में भी ये यूज़फुल होते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग का हम एडवांटेज देखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन होती है, इट मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, पहली चीज़ तो हम ये बता देते हैं कि सॉइल की जो उपजाऊपन होता है वो इससे बढ़ता है, बना रहता है। एक जगह की न्यूट्रिएंट है वो एकदम से क्विकली रिड्यूस नहीं होते। दूसरा, एक एरिया है, वही जगह है, और उसमें हम एक साथ 2 अलग अलग टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं, तो इससे जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो होती है ना फार्म में, पर यूनिट एरिया में वो बढ़ जाती है। तो इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में, मतलब उतने ही एरिया में, या फिर पर्टिकुलर जैसे कि 1 हेक्टेयर लैंड है तो वहाँ पर हमें, अगर हम नॉर्मली एक ही टाइप की प्लांट्स ग्रो करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट है, या फिर एक साथ हमने इंटरक्रॉपिंग किया है तो उसका प्रॉफिट, तो इंटरक्रॉपिंग में अपने को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तीसरा, इससे लेबर और टाइम भी बच जाता है। इट्स सेव लेबर एंड टाइम, यानी एक ही टाइम में हम 2 क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ अपने को डबल फ़ायदा हो जाएगा। 2 अलग अलग टाइप की क्रॉप हार्वेस्ट भी हो जाएंगी, और उनकी जो सोइंग है, उनका फर्टिलाइजर्स है और इरिगेशन है, तो वो सब साथ साथ हो जाएगा। तो डबल फ़ायदे हो गए, इससे लेबर भी बच गया और टाइम भी बच गया। नेक्स्ट इसका एडवांटेज हम लिख सकते हैं कि दोनों जो क्रॉप होती हैं वो इजीली हार्वेस्ट हो जाती हैं, और इनको मतलब प्रोसेस भी इजीली सेपरेट किया जा सकता है। इनकी बोथ क्रॉप्स कैन बी इजीली हार्वेस्टेड, इजीली इनको हार्वेस्ट किया जाता है और इजीली हार्वेस्टेड। ठीक है, और एक और हम बता सकते हैं कि डिजीज़ रेजिस्टेंट मेथड, इट इज़ अ डिजीज़ रेजिस्टेंट मेथड।
इन ऑल क्रॉप्स, सबकी सब क्रॉप्स जो होती हैं उन सब में जो डिजीज़ है वो इजीली फैलेगी नहीं। एक में होगी तो वो दूसरे वाले तक पहुंचने में बीच में एक बैरियर की तरह काम करेगा, ये जो दूसरा वाला क्रॉप हमने इसमें उगाया है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, सॉइल प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया में बढ़ाता है, लेबर और टाइम बचाता है, इजीली हार्वेस्ट करना हो जाता है, इसमें कटाई जो होती है फसल की वो इजीली हो जाती है, और डिजीज़ से भी पूरे फार्म में डिजीज़ को फैलने से रोका जा सकता है, यानी पूरी की पूरी फसल ख़राब होने से बच जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरा इसमें पूछा था कि क्रॉप रोटेशन का क्या फ़ायदा है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक सीज़न होता है तो उसमें पहले से डिसाइड किया जाता है, प्री डिसाइडेड मैनर में हम उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी लैंड पर कोई भी जो क्रॉप होती है वो पहले से डिसाइड करके ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस साल हमने एक क्रॉप उगाई है तो नेक्स्ट ईयर हम वो वाली क्रॉप नहीं उगा करके कोई दूसरी क्रॉप उगा लें, ताकि वहाँ पर एक साल जिस न्यूट्रिएंट की वहाँ पे कमी हुई है तो अगले साल उस न्यूट्रिएंट की मतलब फुलफिल हो जाएगा, यानी कि वो न्यूट्रिएंट यूज़ नहीं होगा अगर हम सेम टाइप की क्रॉप नहीं उगा रहे तो रिप्लेनिश हो जाएगा वो उसमें न्यूट्रिएंट, और अगले साल हम कोई दूसरा यानी पहले वाली क्रॉप उगा लेंगे तो इससे न्यूट्रिएंट यूज़ अप भी हो जाएंगे और एक तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल बना रहेगा। तो क्रॉप रोटेशन के क्या फ़ायदा है, एक तो सेम ही हो जाएगा कि ये जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको थोड़ा और इम्प्रूव करता है, वो तो मेंटेन करता है, और ये क्या करता है, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का उपजाऊपन बना रहता है। ठीक है, और ये जो होता है किसी एक पर्टिकुलर सॉइल में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को अवॉइड करता है, तो इट अवॉइड depletion of particular nutrient from soil, सॉइल से एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को ये टालता है, एक तरीके से कोई एक न्यूट्रिएंट है उस सॉइल में कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एक और हम एडवांटेज देख सकते हैं कि इससे पेस्ट इन्फेस्टेशन और डिजीज़ का जो फैलने का खतरा होता है वो कम हो जाता है। एक बार अगर सॉइल में कुछ ऐसे टाइप के माइक्रोब डेवलप हो गए कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब हैं, तो अगर हमने नेक्स्ट ईयर अगर वही सेम टाइप की क्रॉप नहीं ग्रो की तो उन माइक्रोब को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और वो डैमेज हो जाएंगे, खुद ही वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे जो डिजीज़ होने का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। इट मिनिमाइज पेस्ट इन्फेस्टेशन। ठीक है, और क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे वीड कंट्रोल भी होता है। जैसे हमने पहले डिसाइड करते हैं कि इस साल हम खेत को खाली छोड़ेंगे या फिर ये टाइम है इसमें हम वीड्स को डैमेज करने के लिए जो मेथड अपनाएंगे, तो पहले से डिसाइड किया जाता है जिससे वीड्स कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि समर में उसको खाली छोड़ दिया जाता है खेतों को और नेक्स्ट टाइम उसमें ग्रो किया जाता है, यानी प्री डिसाइडिंग मैनर होता है, तो उससे उस खेत में जो खरपतवार है उसको ख़त्म किया जा सकता है। और एक और भी है इससे फ़ायदा कि इससे जो सॉइल का केमिकल नेचर चेंज होता है उसको भी हम रोक सकते हैं, यानी कि सॉइल को कंटिन्यूसली एक ही टाइप की क्रॉप उसमें उगाते जाएं तो जो सॉइल का केमिकल होते हैं उसमें जो प्रोड्यूस होते हैं या फिर नेचुरली उसमें जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो उससे डैमेज हो जाते हैं, तो केमिकली वो चेंज हो जाती है, हम बोलते हैं कि बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है वो ज़मीन। तो अगर हमने क्रॉप रोटेशन यूज़ किया है तो ये क्या रोक सकता है, इट प्रिवेंट्स चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्रॉप रोटेशन के क्या फ़ायदे हैं कि एक तो ये सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है, किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी को होने से रोकता है उस सॉइल में, पेस्ट इन्फेस्टेशन को डिजीज़ होने के खतरे को कम करता है, वीड्स कंट्रोल किया जा सकता है उस एरिया में, उस फार्म में अगर वीड्स ग्रो हो रही हैं तो अगर हमने पहले से डिसाइड करके हम प्री प्लान करके उसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं, कौन सा क्रॉप किस टाइम पे उगाना है, कब उसको खाली छोड़ना है, तो वो सब पहले से डिसाइड कर लिया तो वीड्स नहीं ग्रो होंगे, एक्स्ट्रा घास नहीं होगी अपने खेत में।
और इससे जो सॉइल का जो केमिकल नेचर होता है वो भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। सॉइल को ख़राब होने से बचाता है क्रॉप रोटेशन। वहीं हमने पढ़ा कि इंटरक्रॉपिंग का क्या फ़ायदा है, तो ये भी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है, पर यूनिट एरिया में प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, लेबर और टाइम बचाता है, फसल की कटाई ईजी हो जाती है, डिजीज़ को फैलाने से रोकता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या एडवांटेज हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर्स के बारे में आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए ये सिलेबस से रिमूव हो गया है इस बार। और कि एक्सप्लेनिंग वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर हाई यील्ड, तो इसमें हम कोई भी एक मेथड बता सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग है। प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा मेथड होता है जिसमें 2 और मोर देन 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को यूज़ करते हुए उनकी डिज़ायर्ड ट्रेट को एक सिंगल प्लांट में लाया जाता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिड प्रोसेस होती है वो, या फिर क्रॉस ब्रीडिंग भी बोलते हैं। इससे HYV सीड्स भी बनाए जाते हैं, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स बनाए जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही सीड से और बहुत सारा सीरियल अनाज पैदा किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन, हाउ इज़ इट यूजफुल इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। व्हाट इज़ जेनेटिक मैनिपुलेशन? जेनेटिक मैनिपुलेशन, सिंस जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या है और ये एग्रीकल्चर में हमारे लिए कैसे यूज़फुल होता है। देखिए, डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जो होते हैं, डिज़ायरेबल जीन्स जो होते हैं, उनको क्रॉप वैरायटी से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो होती है उससे किसी एक ही क्रॉप में लाना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अ प्रोसेस ऑफ incorporating desired characters इनको हम जीन्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टर्स को जीन्स भी बोलेंगे बायो की लैंग्वेज में, into crop varieties by हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक क्रॉप के अंदर लेकर आना ही क्या कहलाता है? जेनेटिक मैनिपुलेशन कहलाता है। हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा कि डिसिमिलर प्लांट्स को के बीच में क्रॉस करवा करके और एक नया मतलब जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं, उनको क्रॉस करा करके एक नया प्लांट बनाया जाता है, और इसमें अच्छी वैरायटी की कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए ही ये प्रोसेस की जाती है। जैसे मेज़ है, वीट है, या फिर आपने सुना होगा शंकर बाजरा होता है, और हाई यील्ड वेराइटीज़ इससे ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है। जेनेटिक मैनिपुलेशन जो होता है, इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं? एडवांटेजेस क्या होते हैं? इससे एक तो हाई यील्ड होता है, इंक्रीज यील्ड, यानी कि प्रोडक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है, इंक्रीज यील्ड ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्वालिटी बढ़ जाती है उस प्लांट की, बेटर क्वालिटी के सीरियल क्रॉप हो या फिर फ्रूट वेजिटेबल हो, कोई भी क्रॉप प्लांट होते हैं उनकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ऑयल सीड्स होते हैं उनकी भी क्वालिटी इम्प्रूव की जाती है, और अगर सीरियल क्रॉप है तो उनकी शॉर्टर एंड अर्ली मैच्योरिटी पीरियड हो सकता है, मतलब जल्दी वो पक करके तैयार हो जाती हैं, ठीक है, और जल्दी भी, और वो मैच्योर भी हो जाती हैं, मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। दूसरा, बेटर अडेप्टेबिलिटी भी उनमें लाई जा सकती है, यानी कि एडवर्स कंडीशन में भी वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उन पर कोई हार्म नहीं पहुंचता, ऐसी वैरायटी हम उसको डेवलप करवा सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसी क्रॉप होती हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करती हैं, तो हम उसी क्रॉप को जहाँ पर वो ग्रो नहीं होती वहाँ पर भी ग्रो कर सकते हैं, उनमें अडेप्टेबिलिटी ला सकते हैं, टेम्परेचर के अगेंस्ट ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश में भी वो अपने आप को ग्रो कर सके और बहुत कम बारिश में भी ग्रो कर सके, तो यानी कि इसमें क्या आ गई है? बेटर अडेप्टेबिलिटी आ गई है।
और सबसे स्पेशल बात कि हम जैसा कैरेक्टर चाहते हैं वैसा कैरेक्टर हम उस प्लांट के अंदर ला सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है वो जेनेटिक मैनिपुलेशन करके लाई जा सकती है, यानी कि जीन्स जो होते हैं ना, अलग अलग कैरेक्टर के जीन्स होते हैं, वो एक ही प्लांट के अंदर लाई जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक एक एप्पल ट्री है और एप्पल ट्री के अंदर दो अलग अलग टाइप के एप्पल ट्री हैं और उसमें से एक एप्पल जो है वो तो स्वीट टेस्ट के हैं, बट उनकी साइज जो है वो बहुत स्मॉल साइज के हैं। और दूसरे एप्पल हैं जिनका साइज तो बहुत बड़ा है, बट उनका जो टेस्ट है वो क्या है, स्वीट नहीं है, बट वो बिग साइज के हैं। तो हम ऐसे प्लांट भी बना सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से, कि ऐसे एप्पल हम बना सकते हैं जो स्वीट भी होंगे और बड़ी साइज के भी होंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो हमने किससे लाया, जेनेटिक मैनिपुलेशन से। इसके जो स्वीट टेस्ट वाले जीन्स और इसके साइज बड़ी करने वाले जीन्स को हमने एक ही प्लांट में रेफ़र कर दिया। तो इससे वो जो प्लांट है वो हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस से बनाया गया है, क्रॉस ब्रीड करा करके बनाया गया है और जेनेटिक मैनिपुलेशन करके ये प्लांट बनाए जाते हैं। तो इससे हम डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको इसमें लिखना है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देनी है और फिर उसके कुछ एडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन कि हाउ डू स्टोरेज ग्रेन लॉसेस ऑकर, कि स्टोरेज ग्रेन लॉसेस यानी कि जो ग्रेन जो अनाज हमने स्टोर कर रखा है तो उसमें लॉस कैसे हो सकते हैं, उसमें नुकसान कैसे हो सकता है। तो देखिए कि आपको पता है कि अगर हमने स्टोर उसको ठीक तरीके से नहीं किया अनाज को तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। प्रॉब्लम मतलब कैसी, कि कुछ तो अबायोटिक फैक्टर होते हैं। अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर है, मॉइस्चर है, अगर वहाँ जहाँ हमने अनाज को स्टोर करके रखा है और वहाँ पे मॉइस्चर रह गई तो वो जो पूरी फसल होती है वो, मतलब जो अनाज होता है वो ख़राब हो जाता है। उसमें ह्यूमिडिटी की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से और जो टेम्परेचर जैसे ये जो फैक्टर्स हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर अगर उसको स्टोर करने के लिए ठीक नहीं है, वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या फिर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें फंगस लग जाती है और वो ख़राब हो जाता है जो भी अनाज है। तो उसके लिए हमें इसके लिए क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उसको पहले हम सनलाइट के अंदर प्रॉपरली ड्राई करते हैं, फिर उसको शेड में, छाया में सुखाते हैं। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स से किन से खतरा है अपने को, बायोटिक फैक्टर्स कौन से होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स उसमें ग्रो हो जाते हैं तो हमें उसमें इंसेक्टिसाइड्स डालना पड़ता है। ठीक है, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स होते हैं, इंसेक्ट चूहे वगैरह होते हैं, या फिर उसको बर्ड्स भी, अगर हमने ठीक तरीके से उसको प्रॉपरली कवर करके नहीं रखा तो बर्ड्स भी, ओपन एरिया में रखा होता तो बर्ड्स भी उसको उठा ले जाते हैं। माइट्स होती हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, स्टोरेज लॉसेस को अफेक्ट करती हैं। मतलब इनकी वजह से क्या होता है, स्टोरेज जो होता है वो लॉस हो जाता है। और इसमें हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो कुछ चीज़ें अंडरलाइन भी की थी। क्या क्या चीज़ें थी कि अगर स्टोरेज ग्रेन जो स्टोर किया हुआ ग्रेन है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, क्या क्या क्वालिटी ख़राब हो सकती है इससे, उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। कलर फेड होने की वजह से उसकी जो प्राइस होती है वो रिड्यूस हो जाती है, प्राइस रिडक्शन हो जाता है, उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस होते हैं, उसका वेट कम हो गया, उसकी प्राइस कम हो गई, उसका कलर फेड हो गया और वेट लॉस हो गया, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो गई। तो ये सब फैक्टर क्या करेंगे, मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, इससे मार्केट में जो वैल्यू है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो स्टोरेज होता है, ग्रेन को, अनाज को स्टोर किया जाता है, उसमें कौन कौन से लॉसेस हैं वो हम बता देंगे कि उसका कलर फेड हो सकता है, प्राइस रिड्यूस हो सकती है, उसका वेट है वो कम हो जाता है क्योंकि माइक्रोब उसको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं और न्यूट्रिएंट भी उसमें से ख़त्म हो जाते हैं, तो मार्केट में उसकी प्राइस भी बहुत कम हो जाती है। तो जो फार्मर्स होते हैं उनको इससे फिर कोई फ़ायदा नहीं, लॉस ही होगा। और दूसरा, कुछ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की वजह से उसको लॉस होता है। अबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स जो स्टोर किए हुए अनाज को ख़राब कर सकते हैं, जैसे मॉइस्चर उसमें रह गई, ह्यूमिडिटी रह गई, वहाँ का टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो क्रॉप ख़राब हो जाती है, उसका जो अनाज है वो ख़राब हो जाता है।
बायोटिक फैक्टर में कुछ इंसेक्ट, चूहे, बर्ड्स, माइट्स, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें अगर वहाँ डेवलप हो गई तो पूरी की पूरी जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज है, वो ख़राब हो जाता है। तो ये लिविंग थिंग्स हैं जो उसको अफेक्ट कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स।